हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपके लिए एक नेक्स्ट सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि ये 25 क्वेश्चंस की है। और इंडियन पॉलिटी के लिए, ये यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, या किसी भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, या आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी जहाँ भी पूछा जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको देखिए और ज़रूर से ज़रूर जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये इसका पार्ट 2 है दोस्तों। इसके जो पहले का पार्ट है वो देखना ना भूलें। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सेकंड है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अविभक्त की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है केवल सेकंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, एंड ऑप्शन डी है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि फर्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। ये आपका आर्टिकल 1 में जो है इंडिया को जो है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। ठीक है, राज्यों का संघ बोला गया है। तो ये रियलिटी भी है कि हमारा भारत जो है ये राज्यों के संघ से मिलके बना हुआ है। और इसमें जो है हमारे यहाँ क्या है कि राज्य को अलग होने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी राज्य हमारे यहाँ सम्मिलित तो हो सकता है भारत की संघात्मक संरचना में, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है ये बिल्कुल राइट है। और सेकंड है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ये बिल्कुल गलत है। जब हम अलग हो ही नहीं सकते तो वहाँ स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात ही नहीं आती। तो इसमें सिर्फ जो है ऑप्शन ए जो है केवल फर्स्ट, ये सही होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, या 1977 में अस्तित्व में आया। सेकंड है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो ऑप्शन ए है केवल सेकंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट, या ऑप्शन डी है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें दोस्तों फर्स्ट दिया गया है, या 1977 में अस्तित्व में आया। तो ये बिल्कुल सही है। पीएमओ जो ये नाम रखा गया इसका, ये 1977 में जो है इसका नाम पीएमओ रखा गया 1977 में। ठीक है, इसके पहले इसको प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। और जो इसका सेकंड दिया गया है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। ये बिल्कुल ही गलत है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है। इसका प्रधान जो होता है उसको प्रधान सचिव ही बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं। कैबिनेट सचिव जो होता है ये कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। ठीक है, तो पीएमओ का जो प्रमुख सचिव प्रधान होता है वो प्रधान सचिव उसको बोलते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर का चीफ होता है तो वो हमारा प्रधान सचिव होता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, और राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है केवल एक, ये राइट होगा। नेक्स्ट है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954, 1964, 1974 या 1984? दोस्तों हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन था जो अंग्रेज़ों का, तो वो लोग क्या था कि हाउस ऑफ द पीपल बोलते थे उसको, लोकसभा को पहले। तो ये पहले हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। 1954 से इसको लोकसभा का नाम जो है दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है?
उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट है। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत जो है किसी भी सरकारी पद को बचाया जा सकता है किसी भी गलत आदमी से, ठीक है। और ये जारी कौन करता है, ये रिट के अकॉर्डिंग जारी होता है और इसको जारी करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों को पावर है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को या उच्चतम न्यायालय को? ये राष्ट्रपति के पद के ही चुनाव संबंधी विवाद नहीं है, मैं उपराष्ट्रपति का भी कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है तो उसको कौन सुलझाएगा? निम्न ऑप्शन में संसदीय समिति सुलझाएगी, लोकसभा अध्यक्ष सुलझाएगा, निर्वाचन आयोग सुलझाएगा या उच्चतम न्यायालय? तो चुनाव चाहे राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का हो, अगर चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसको जो है उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? आप जानते हैं कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था ये हमारे आर्टिकल 31 में था, मूल अधिकार के अंतर्गत ये आता था। तो इसको जो है ऑप्शन ए जो है हमारा 44वें संशोधन के द्वारा जो 1978 में किया गया था, इसको हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में आर्टिकल 300 का में रखा गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 300 का में अब इसको विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया है 44वें संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। तो 44 संशोधन के अंतर्गत इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब ये आर्टिकल 300 का में है, ठीक है। दोस्तों मैं इसको कई बार बोलता हूँ जिससे आपको कि यहीं याद हो जाए जो जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य या राष्ट्रपति? इसमें दोस्तों ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट होगा। जो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है और एकल संक्रमणीय मत भी अपनाया जाता है इसमें, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को वोट दे रहे हैं, इसमें जो है हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है 1 2 3 करके। जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं उनको हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके, इस तरह से प्रेफरेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट को वरीयता दी जाती है, उनको गिना जाता है। अगर फर्स्ट में कोई बहुमत नहीं पाया है तब सेकंड पे जाया जाता है। इस तरह से इसका चुनाव जो है कि काउंटिंग होती है मतों की, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के लिए हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं ये जो है इसके लिए सशक्त हैं संवैधानिक तौर पे। जो अनुसूचित क्षेत्रों हैं उनके विकास के लिए, उनसे संबंधित कानून के लिए राष्ट्रपति जो है वो सशक्त होंगे। और ये अब इन्हीं के द्वारा जो है ये पावर राज्यपाल को दी जाती है, वो चाहे तो स्टेट में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कर सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल में देखना है तो आर्टिकल 371 है, उसमें कई सारे सब क्लॉज भी हैं, तो आप उसमें
देख सकते हैं। ठीक है, कई अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यपाल को उसमें जो है पावर दे रखी है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा? तो 75(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत लोकसभा किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका ये सही है। लोकसभा जो है आपका ये सामूहिक रूप से आपका जो ये मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है और व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये सामूहिक रूप से आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के सदस्य? तो दोस्तों आप आर्टिकल 74 एंड 75 में देखेंगे, अनुच्छेद 74 और 75 में, तो ये दोनों जो है ये मंत्रिपरिषद के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, 75 में क्या है कि इनमें इसका गठन है, नियुक्ति है, और 74 में क्या है कि ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देगी किसी भी मैटर पे। ठीक है, नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंगर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो दोस्तों आप जानते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद से अगर यदि कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो उससे मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ एक सीट जो है वो रिक्त हो जाती है और उसको हम भर लेते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का जो है विघटन हो जाता है, पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? उसका रीज़न है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भी नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है उसका तो सिर्फ एक स्थान रिक्त होता है, उस पर मंत्रिपरिषद पे कोई और प्रभाव, अन्य प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी आपका ये राइट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो है सबसे पहले मंत्री थे जिन्होंने संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952 या 1956? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये राइट है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में जो है संपन्न कराए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, या मूल अधिकार है ये, या संवैधानिक अधिकार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो ये दिया गया है, ये सबसे पहले दिया गया आपका आर्टिकल 45 के अंतर्गत DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल अनुच्छेद 45 जो है 45, उसमें जो है ये इसका वर्णन किया गया है। लेकिन इसको बाद में जो है 86वें संशोधन के तहत जो 2002 में हुआ था उसके तहत इसको मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 21 का के तहत। ठीक है, तो अभी ये मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में वर्णित है, तो ये मूल अधिकार है। ठीक है आपका। नेक्स्ट,
संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। दोस्तों ये बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जो भी है, मैंने आपको बताया कि रिट जो है, जो भी रिट जारी होगी, रिट के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आएंगे, वो रिट जारी करने का अधिकार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट होगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ऑप्शन सी जो है ये राइट है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार जो है आपका वो परिवर्तनीय है। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या कोई अधिकतम अवधि नहीं है इसकी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपकी आपातकाल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी उसको बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है आपका वित्तीय आपातकाल होता है। तो वित्तीय आपातकाल जो है आपका ये आर्टिकल 356 के तहत आता है, 360 के तहत आता है वित्तीय आपातकाल आपका। ठीक है, और 356 या आप उसको 365 में भी काउंट करेंगे तो 356 और 365 जो है आपका ये संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन को प्रदर्शित करता है। तो राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल जो है आपका ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है, और 352 के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय आपातकाल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आएगा। और आपको बता दूं कि जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी भी कोई अधिकतम अवधि नहीं है कि ये कब तक लागू किया जा सकता है। ये 6 महीने करके ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल की। सेम जो है आपका वित्तीय आपातकाल है, इसकी भी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका संवैधानिक आपातकाल है या राष्ट्रपति शासन है उसकी जो अधिकतम अवधि है वो 3 साल तक है। लेकिन उसका एक अपवाद भी है कि जब पंजाब में लगा था तो वो 5 साल के लिए लगा था। ठीक है, तो वो संशोधन किया गया था उसमें, तो इसलिए उसको 2 साल और बढ़ाया गया था 3 साल लगने के बाद। ठीक है, वहाँ पे टेरर अटैक हुआ था इसलिए उसको 5 साल, वो अपवाद में आता है पंजाब का राष्ट्रपति शासन, तो वहाँ 5 साल के लिए था। लेकिन सामान्यतः जो है वो अधिकतम 3 साल के लिए ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। ठीक है, बाकी वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल इन दोनों की कोई अवधि नहीं है कि मैक्सिमम इनको कितने दिन के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये राइट है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट है। मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति जो है ये आपकी संसद के पास है। ठीक है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर हैं उनकी वोटिंग होती है, तो अगर सरकार के पक्ष में ज़्यादा वोटिंग हुई तो सरकार हमारी अगले 6 महीने के लिए विश्वास में आ जाती है। ठीक है, अगले 6 महीने तक सरकार को कोई भी नहीं गिरा सकता है। अगर अविश्वास हो जाता है, अविश्वास कब होता है? अगर वोटिंग सरकार के पक्ष में कम हुई
और विपक्ष में ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो सरकार होती है सत्ता में, वो अगर उनको कोई खतरा दिखाई पड़ता है अपने प्रति तो वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोग विश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव अधिकतर विपक्षी पार्टी से लाया जाता है सरकार के प्रति, सरकार को गिराने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट है। सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के प्रति लाया गया था। और सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव पिछली वीडियो में मैंने बताया है किसके लिए लाया गया था। तो सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लाया गया था। और ये लाया किसने था? JB कृपलानी जी ने लाया था। ठीक है, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था अविश्वास प्रस्ताव, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार नहीं गिरी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर ऑप्शन सी है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के लिए सबसे ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने वर्णित किया कि अपनी सरकार बचाने के लिए अगर इनको लगता है खतरा है तो इसमें जो है ये लोग विश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये राइट है, मंत्रिपरिषद जो है विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन, संकल्प प्रश्न या अविश्वास प्रस्ताव? तो इसमें ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट है। सदन का विघटन जो है ये विधायी नियंत्रण का जो है साधन नहीं है। आपके विधायी नियंत्रण में जो है संकल्प प्रस्ताव आएंगे, आपके प्रश्न काल आएगा, आपका अविश्वास प्रस्ताव आपका आएगा, लेकिन सदन का विघटन जो है ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत जो है। और विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है और लोकसभा जो है आपका ये आपका अस्थायी सदन है। तो लोकसभा का ही विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं होता। और अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति सदन को आहूत भी कर सकता है और सत्रावसान भी कर सकता है। ठीक है, तो आपका ये सदन का विघटन जो है ये विधायी नियंत्रण का साधन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता या डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही है। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये 42वें संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई है। अच्छा, 42वां संशोधन हुआ कब? तो 1976 में जो है 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। 42वें संशोधन के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में जो है अनुच्छेद 39F 39F को जोड़ा गया था, 39A को जोड़ा गया था। ठीक है, 43A को जोड़ा गया था और 48A को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल जो हैं आपके 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, ये सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये नहीं जोड़ा गया था उसके अंतर्गत, बाकी ये तीनों जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है, सदन के अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार है, सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। आप जानते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये लोकसभा के मेंबर में से ही चुना जाता है, वो चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे अध्यक्ष हो, इनको उन्हीं मेंबर्स के बीच में से चुना जाता है। ठीक है, अभी आपके लोकसभा के अध्यक्ष आप जानते हैं कि ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो ओम प्रकाश बिरला जी। तो अभी क्या है कि
इसमें जो है कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपका ये राइट है। आप ये जान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष हुआ या राज्यसभा का चेयरमैन हुआ, सभापति, वो कभी भी वोटिंग के टाइम पे वोट डालने का अधिकार उसको नहीं है। वो सिर्फ एक कंडीशन में वोट डाल सकता है, जब वोटिंग जो है वो टाई की कंडीशन में आ जाए, दोनों तरफ बराबर बराबर वोटिंग हुई हो, तो ये टाई की कंडीशन में वोट अपना ये जो है इसका अपना अधिकार जो है वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसको वोट डालने का अधिकार है, बाकी किसी भी परिस्थिति में वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष जो होता था, पहले क्या था कि इसका जो नियम था कि जो भी लोकसभा अध्यक्ष, अधिकतर क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष वही बनता है जो जिसकी सरकार होती है, जिसकी बहुमत में सरकार होती है, तो उसी पक्ष से जो है लोकसभा अध्यक्ष को बनाया जाता है। ठीक है, और लोकसभा उपाध्यक्ष को विपक्ष की सरकार से, जो विपक्ष में बैठती है, उससे बनाया जाता है। यही रीत, ये संविधान में नहीं वर्णित है, लेकिन जो यही रीत जो है चली आ रही है। ठीक है, तो जो पहले क्या था कि अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष बनता है उस पार्टी का मेंबर, तो उस पार्टी से उसको इस्तीफा देना पड़ता, ये नए नियम में था। लेकिन किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया है। सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी जो थे, वो जब लोकसभा अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने अपने ही कार्यकाल में, जब वो लोकसभा अध्यक्ष उनको बनाया गया था, तो उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ उन्होंने ही इसकी पालना की है, बाकी किसी ने जो है इसकी पालना नहीं की है। ठीक है, तो अभी कोई इस्तीफा नहीं देता है, लेकिन नियमता जो है यही था कि जो भी लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, जिससे कि वो पक्षपात ना करे, अपनी पार्टी का पक्षपात ना करे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करे, इसलिए इस्तीफा देने का नियम था। लेकिन सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी जी ने ही इस्तीफा दिया था, और बाकी अभी तक किसी ने नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? एच कुंजरू, ए के अय्यर, एच बी कामत या के टी शाह? तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है सही है। के टी शाह जी ने जो है इसको नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां, 42वां, 43वां या 52वां? तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। 42वें संशोधन के अनुसार टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष जो है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट होगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करेगा। अगर कोई भी वित्त विधेयक आता है उसके सामने, ठीक है, अगर वो उस पर धन विधेयक लिखकर साइन कर देता है तो वो धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये पावर है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में रूपांतरित कर सकता है। ठीक है, तो यही आपकी 25 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हुई दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप अगर लाइक करें